नमस्कार दोस्तों, मैं एस दांगी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एस दांगी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। और कल जैसा कि कल की क्लास में हम सभी लोगों ने मध्य प्रदेश के प्रमुख वाटरफॉल को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ, वो टॉपिक है मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा नदी घाटी परियोजनाएं। मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा नदी घाटी परियोजना को का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। और इससे पहले भी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक सूचना आप लोगों के बीच और शेयर करना चाहता हूं कि कल से यानी बुधवार से आपको एमपी करंट की भी रेगुलर क्लासेस मिलेंगी मेरे चैनल पर। और आप सभी का चैनल है, और आप सभी मॉर्निंग में करंट की क्लासें आप सभी को मिलेंगी मॉर्निंग में, जिसकी टाइमिंग होगी 7 AM। आप मेरे चैनल पर जाकर एमपी की करंट कंप्लीट ज़रूर करें। तो मॉर्निंग में यानी बुधवार से 7 AM पर मेरे चैनल पर आपको एमपी की करंट की भी क्लासेस मिलेंगी। तो सभी लोग एमपी जेकी के साथ साथ एमपी की करंट भी कंप्लीट करते चलें, क्योंकि एग्ज़ाम के कंटिन्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है एमपी की करंट। अगर एमपी पढ़ रहे हो तो आप एमपी करंट भी साथ साथ करते चलें, जिससे आपको जब भी आप एग्ज़ाम की किसी भी वैकेंसी, मध्य प्रदेश कोई सी वैकेंसी आती है, आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो आपको जब भी एग्ज़ाम आता जाएगा पास में, आपको एमपी करंट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। क्योंकि एमपी करंट की ऐसी नहीं है कि कोई मैगजीन मिल जाती है, वो नहीं मिल पाती। उन इस एमपी करंट को अपन को खुद एकत्रित करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है कहीं कहीं से। क्योंकि एमपी करंट मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है एमपी के जो भी एग्ज़ाम है उनको देखते हुए। तो आप सभी लोग एमपी करंट ज़रूर पढ़ें। तो कल से आपको बुधवार से एमपी करंट की रेगुलर वीडियो क्लासेस मेरे चैनल पर उपलब्ध रहेंगी, वो भी मॉर्निंग में 7 AM। टाइमिंग है 7 AM, ध्यान रखें, मॉर्निंग 7 AM। ठीक है, तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ते हैं अपन मध्य प्रदेश की सिंचाई तथा नदी घाटी परियोजनाएं। मध्य प्रदेश में कुल सिंचाई क्षमता कितनी है, कि मध्य प्रदेश में लगभग कितनी सिंचाई क्षमता उपलब्ध है। तो मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 का जो सर्वेक्षण हुआ है, उसके अनुसार 10 प्रमुख नदियों को वार्षिक औसतन 81,500 घन मीटर 500 मिलियन घन मीटर पर जल उपलब्ध है। घन मीटर पर जल उपलब्ध है, जिसमें से हम 56,800 का उपयोग कर सकते हैं। कितना? 56,800 का उपयोग कर सकते हैं, जो कुल उपलब्ध क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 69.7 है। जो उपलब्ध क्षेत्र है, इसका कितना प्रतिशत है? इतना। और मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र 105.66 लाख हेक्टेयर है। मतलब 2017 का जो सर्वेक्षण हुआ है, उसके आधार पर कुछ वृद्धि हुई है। पहले 98 पॉइंट कुछ था, मगर अब 105.66 लाख हेक्टेयर हो गया है। ठीक है दोस्तों, और ये ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला ग्वालियर है, और फसल गेहूँ है। फसल कौन सी है? अपनी गेहूँ है। और जिला कौन सा है? ग्वालियर। प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? ग्वालियर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आईएमपी लगा लिए इस पॉइंट पर, आईएमपी लगा लीजिए इस पॉइंट पर, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो औसत लगभग देखें सबसे अधिक सिंचित जिला है, वो है ग्वालियर, और फसल वो है गेहूँ। ध्यान रखें दोस्तों, ध्यान रखना कि जिला कौन सा है और फसल कौन सी है। फसल है अपनी गेहूँ और जिला है ग्वालियर। ठीक है, और अब देखें मध्य प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश में सिंचाई की कौन कौन से साधन हैं, जिनके द्वारा मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है, और किन किन क्षेत्रों में किन किन साधनों के द्वारा सिंचाई होती है। तो मध्य प्रदेश सिंचाई के मुख्य 4 साधन हैं।
कुएं और नलकूप, नहरें, तालाब और अन्य साधन। कुएं और नलकूप, नहरें, तालाब और अन्य साधन, इन 4 साधनों के द्वारा मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई अगर होती है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई होती है तो वो किसके द्वारा होती है? कुएं और नलकूपों के द्वारा। किसके द्वारा होती है? कुएं जो खोदे जाते हैं और नलकूप, इनके द्वारा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई होती है। और जिसका प्रतिशत कितना है? 66.48, लगभग देख सकते हो। तो मध्य प्रदेश में 50% से भी ऊपर है, मतलब आधे मध्य प्रदेश में से भी अधिक, मतलब मध्य प्रदेश का जितना क्षेत्रफल है उसमें कितने क्षेत्रफल पर नलकूपों से सिंचाई होती है? तो 66.48% पे किन 2 चीज़ों के द्वारा सिंचाई होती है? कुएं और नलकूपों के द्वारा, ठीक है। और मालवा का पठार मुख्यतः से, और उत्तरी जिले भी आ जाते हैं इसमें, और मुख्यतः से जो कुएं और नलकूपों की सिंचाई होती है वो है मालवा के पठार में। ध्यान रखना कौन से पठार में नल और कुओं के द्वारा जो सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में, वो कौन से पठार में होती है? मालवा का पठार जो है मुख्यतः से इन क्षेत्रों में इन कुएं और नलकूपों से सिंचाई होती है। और कुओं से सबसे अधिक सिंचाई होती है वो मंदसौर में है, और नलकूपों से जो सबसे अधिक सिंचाई होती है वो है इंदौर। कुओं से सबसे अधिक सिंचाई होती है तो वो है अपना मंदसौर। ध्यान रखना कौन सा है? ये अपना मंदसौर। मंदसौर जो है अपना कौन सा है? मंदसौर जो आप दिख रहा है आपको, मंदसौर कुओं से सबसे अधिक, एमपी के मैप पे देखे तो यहाँ पर है मंदसौर, ठीक है। और इंदौर है अपना यहाँ पर, ठीक है। तो कुओं से सबसे अधिक सिंचाई होती है वो मंदसौर में है, और नलकूपों से इंदौर में, ठीक है। अब देखते हैं नहरें। नहरों के द्वारा मुख्यतः जो सिंचाई होती है वो है चंबल का क्षेत्र। और चंबल को क्षेत्र आपको पता है कौन सा है? उत्तरी मध्य प्रदेश, भिंड मुरैना ग्वालियर जो क्षेत्र है वो नहरों के द्वारा सिंचाई उपलब्ध होती है। और जब ये चंबल नदी यहाँ से भिंड मुरैना यहाँ से निकल कर जब यूपी में प्रवेश करती है इस साइड में ऐसे, तो इसके टीकमगढ़ और छतरपुर ज़िले भी यहाँ आ जाते हैं। तो टीकमगढ़ और छतरपुर ज़िले में भी इसके द्वारा सिंचाई हो जाती है। तो चंबल नदी की जो नहरें हैं, चंबल नदी से जो नहरें बनाई गई हैं उनके द्वारा इस क्षेत्र में सबसे अधिक सिंचाई होती है। और जो इसका पॉइंट 17.92% जो है। तालाब आगे देखते हैं। तीसरा साधन जो अपना है मध्य प्रदेश में, ये सेकंड साधन है, और तीसरा जो साधन है वो है तालाब। तालाब में मुख्यतः से कहाँ पर? बालाघाट, कौन सा क्षेत्र? बालाघाट और सिवनी, जो अपना बालाघाट और सिवनी 2 जिले हैं मुख्यतः से, इनमें तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है। और जिसकी प्रतिशत है, इसका प्रतिशत है 3.2 कितना प्रतिशत है? 3.2। इसके द्वारा बालाघाट एवं सिवनी में तालाबों के द्वारा ये प्रतिशत इसलिए कम है क्योंकि वर्षा पे निर्धारित होता है। अगर बरसात कम हुई है तो तालाबों में पानी कम भरेगा और सिंचाई बहुत कम होगी। और आप सोच सकते हो कि सिंचाई करने के बाद जब इन तालाबों से सिंचाई कर ली जाती है तो पानी की उपलब्धता कम हो जाती है, क्योंकि ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ से नीचे से तो आ नहीं रहा, ऊपर की बरसात से भरा हुआ पानी होता है तालाबों में, तो यहाँ प्रतिशत बहुत कम है 3.2। तो बालाघाट और सिवनी में इनके द्वारा सिंचाई होती है। और अन्य जो क्षेत्र हैं इनका प्रतिशत है 12.40 है, जिसके इनमें मुख्यतः से विदिशा जिले में होती है। एक कौन से क्षेत्र साधन है? तो नाले बहते हैं उनके द्वारा, पोखर जो होते हैं और डबर जो होते हैं इनके द्वारा इन क्षेत्रों में सिंचाई होती है। और विदिशा में मुख्यतः से ये सिंचाई उपलब्ध है। नाले के द्वारा, पोखर के द्वारा, इन साधनों के द्वारा जो मुख्यतः सिंचाई होती है वो विदिशा में होती है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मध्य प्रदेश को, देखो दोस्तों, जो आपकी क्लास एमपी की लग रही है, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है और तो वीडियो को लाइक, और आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है कुछ अच्छा पढ़ने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जैसे आप लोग शेयर करेंगे तो और भी स्टूडेंट हैं और भी बच्चे हैं जो इस चैनल से जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकें, क्योंकि ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो और भी स्टूडेंट जो होते हैं कि मतलब
अपनी आर्थिक स्थिति के कारण कहीं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो वो स्टूडेंट भी इस क्लास से, इस चैनल से जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो शेयर ज़रूर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ नया और अच्छा सीखने को मिल रहा है तो ज़रूर करें, क्योंकि मैं दिल से आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में सिंचाई प्रतिशत के हिसाब से मध्य प्रदेश को 4 पेटियों में विभाजित किया गया है। 4 पेटियाँ दिखाई देती हैं, मतलब विभाजित मान लो या दिखाई देती हैं। कौन सी 4 पेटियाँ हैं? सिंचाई की प्रतिशत के हिसाब से कि इस पेटी में इतनी सिंचाई होती है। कौन सी के ये पेटियाँ बनाई गई हैं, ये इसलिए बनाई गई हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ अधिक सिंचाई होती है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें कम सिंचाई होती है, और कुछ ऐसे इसलिए कारण इन 4 पेटियों को बनाया गया है और दिखाई देती हैं। तो इनमें प्रतिशत के हिसाब से कि इनमें किन पेटियों में कितनी प्रतिशत सिंचाई किन पेटी में हो रही, किस पेटी में हो रही है। तो इन 4 पेटी हैं अपनी उच्च, माध्यम, अल्प और न्यूनतम। तो उच्च, मध्यम, अल्प और न्यूनतम, इन 4 जो क्षेत्र हैं वो 4 ये पेटियाँ हैं। तो देखते हैं इन 4 पेटियों को। अल्प संचित पेटी, जो अपनी अल्प संचित पेटी है, उच्च संचित पेटी, उच्च संचित पेटी, इसमें मुख्यतः से उत्तरी मध्य प्रदेश यानी कि चम्बल घाटी का क्षेत्र, उच्च संचित क्षेत्र जो आता है वो है अपना कौन सा? चम्बल घाटी का क्षेत्र, उत्तरी मध्य प्रदेश। उच्च संचित पेटी जो है अपनी, इसमें कौन सा क्षेत्र आता है? इनका क्षेत्र याद, इन पेटियों का क्षेत्र याद रखना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इनका क्षेत्र ही पूछ लिया जाता है कि कौन सी पेटी में कौन सा क्षेत्र आता है जिसमें प्रतिशत कितना है, सिंचाई प्रतिशत कितना है। तो उच्च सिंचित पेटी में मध्य प्रदेश के चम्बल घाटी का क्षेत्र आता है, उत्तरी मध्य प्रदेश का चम्बल घाटी का क्षेत्र। इसमें औसत सिंचाई जो होती है वो 40% है, 40% से अधिक भाग इसका सिंचित है। कितना? 40% से अधिक भाग इसका सिंचित है इस पेटी का। ठीक है, इसमें मुख्यतः से नहरों का जाल बिछा हुआ है। अभी आपने देखा था कि चम्बल घाटी है और जो चम्बल नदी है, इसमें नहरों के द्वारा सिंचाई सबसे अधिक होती है। तो जो उच्च सिंचित पेटी है जो उत्तरी मध्य प्रदेश में ही आती है, और तो इसमें मुख्यतः से नहरों का जाल बिछा हुआ। और सबसे अधिक सिंचित जिला है वो है ग्वालियर। ध्यान रखना, उच्च सिंचित पेटी के अंतर्गत, ये पेटी याद रखना और इसके अंतर्गत ये जिला भी याद रखना कि उच्च सिंचित पेटी के अंतर्गत जो सबसे अधिक सिंचित जिला है वो है ग्वालियर। ध्यान रखना, ग्वालियर। जबकि शुद्ध सिंचित जिला है वो है होशंगाबाद। शुद्ध सिंचित जिला है वो है होशंगाबाद। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक सिंचित जिला है वो है अपना ग्वालियर। ध्यान रखना, उच्च सिंचित पेटी के अंतर्गत जो जिला आता है ग्वालियर, वो सबसे अधिक सिंचित जिला है। आगे देखते हैं। और मध्यम सिंचित पेटी, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, मध्यम कौन सा भाग है अपना? मध्यम सिंचित पेटी है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का पूर्व तथा उत्तर से लेकर दक्षिणी, लगभग अपन देखें तो पूरा मध्य प्रदेश आ जाता है। आप देख सकते हो मध्य प्रदेश का बीच वाला हिस्सा, पूर्व, उत्तर से लेकर दक्षिण का ये हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा इस पेटी के अंतर्गत आ जाता है। और इसमें औसत जो सिंचाई होती है कितना प्रतिशत है? 35 से 40% सिंचाई के मध्य है। मतलब कितना भाग इसका सिंचित है? कितना? 30 से 40% इसका भाग सिंचित है। और जो जिला है वो है भिंड और बालाघाट। कौन सा 2 जिले हैं? भिंड और बालाघाट। सबसे अधिक सिंचित जिला है वो है भिंड तथा बालाघाट। मध्यम सिंचित पेटी के अंतर्गत जो सिंचाई उपलब्धता है वो है 35 से 40%। 35 से 40% है। और सबसे अधिक सिंचित जिला है वो है अपना भिंड और बालाघाट। कौन से 2 जिले हैं?
भिंड और बालाघाट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अल्प सिंचित पेटी। अल्प सिंचित पेटी कौन सी? अल्प सिंचित पेटी मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित नर्मदा घाटी। आपको पता है कि नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के बीचों बीच में है और जो कर्करिका के समांतर है। तो अल्प सिंचित पेटी के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वो है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सिंचित नर्मदा घाटी क्षेत्र। ठीक है, इसमें औसत जो सिंचाई उपलब्धता है वो है 25 से 35% के अंतर्गत। और होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर ये मुख्यतः सिंचित जिले हैं। कौन कौन से? होशंगाबाद, उज्जैन और इंदौर। और आप देखो तो इंदौर उज्जैन के संभाग के जो भी जिले हैं, इंदौर और उज्जैन संभाग के जो भी जिले हैं वो सारे सिंचित जिले हैं। इसके अंतर्गत अल्प सिंचित पेटी के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? नर्मदा घाटी। ठीक है, और इसमें औसत सिंचाई उपलब्धता कितनी है? 25 से 35%। आप देख रहे हो 25 से 35%। और इसमें मुख्यतः से कौन से जिले सिंचित हैं? तो होशंगाबाद, उज्जैन और इंदौर। और इसमें मुख्यतः से कुओं और नलकूपों से सिंचाई होती है। कौन कौन से दो क्षेत्रों से सिंचाई होती है? कुएं और नलकूपों से। कुएं और नलकूपों से जो सिंचाई होती है वो किस क्षेत्र में होती है? नर्मदा घाटी में। और कौन सी पेटी में होती है? अल्प सिंचित पेटी में। ठीक है, ध्यान रखना, कुएं और नलकूपों से जो सिंचाई होती है वो मालवा का पठार है, तो नर्मदा घाटी जो है वो मालवा के पठार में ही आती है। लगभग मालवा का और नर्मदा घाटी एक ही क्षेत्र है, लगा हुआ क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं न्यूनतम सिंचित पेटी। न्यूनतम सिंचित पेटी के अंतर्गत मध्य प्रदेश का दक्षिणी और पूर्वी भाग आता है। कौन सा भाग आता है? न्यूनतम सिंचित पेटी के अंतर्गत मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग। तो मध्य प्रदेश का इस साइड का जो भाग है, ऐसा जो भाग है मध्य प्रदेश का वो आता है। और तो इसके अंतर्गत 25%, लगभग 20 से 25% के बीच सिंचाई क्षमता उपलब्ध है। तो बहुत कम ही मान है, बहुत कम, क्योंकि इसमें न्यूनतम जिला है तो वो है डिंडौरी। और इसमें मुख्यतः तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है। किसके द्वारा सिंचाई होती है? तालाबों के द्वारा। इसमें है वो किसके द्वारा? तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है। ऐसे तालाब बना दिए जाते हैं और बरसात जब होती है इन तालाबों में पानी भर जाता है। और पानी भर जाने से इन तालाबों में जो पानी भर जाता है इसके द्वारा क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। तो डिंडौरी है इस क्षेत्र का मुख्य जिला जो तालाबों से सिंचित होता है, सिंचाई होती है। मुख्यतः से इस क्षेत्र का न्यूनतम सिंचित जिला, सबसे कम जो सिंचित जिला है वो है डिंडौरी। और इसमें लगभग अपन देखें तो 20% सिंचाई उपलब्धता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम सिंचाई उपलब्धता है इस क्षेत्र में। कौन से? दक्षिण पूर्वी भाग में। और न्यूनतम सिंचित जिला है वो है अपना कौन सा है? डिंडौरी। कौन सा है? डिंडौरी। ठीक है, और यहाँ 20 से कम % सिंचित क्षेत्र है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में अपन एक न्यू टॉपिक के साथ पढ़ रहे थे। वो टॉपिक था मध्य प्रदेश में सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं। और कल के टॉपिक पर अपन ने वाटरफॉल कंप्लीट किए थे। और जो टॉपिक अपना चल रहा है सिंचाई तथा नदी घाटी परियोजनाएं, ये टॉपिक MP का 1-2 दिन चलेगा अपनी क्लास के अंतर्गत। आज अपन ने वो क्षमता देखी कि मध्य प्रदेश में सिंचाई किन किन क्षेत्रों में होती है और किन किन साधनों के द्वारा होती है और किन किन पेटियों में कितनी कितनी सिंचाई होती है। ये सारी चीज़ें आज की क्लास अपन ने कंप्लीट की। कल की क्लास में कुछ परियोजनाएं लेकर आऊँगा मैं, मध्य प्रदेश की नदियों के द्वारा जो परियोजनाएं बनाई गई हैं और जो कोई 2 राज्यों की परियोजनाएं होती हैं, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान संयुक्त परियोजनाएं होती हैं, वो सारी परियोजनाएं नदियों पर जो परियोजनाएं बनाई गई हैं उन परियोजनाओं के अंतर्गत नदियों के अंदर जो बांध आते हैं, जिन बांधों के द्वारा सिंचाई उपलब्धता होती है, वो सारी चीज़ें अपन कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो कल की क्लास आपको पता है, इसकी टाइमिंग पता है, 6 PM 6 PM पर यस दांगी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होती है। तो आप सभी लोग शाम को मेरी क्लास को ज़रूर अटेंड करें। और अगर आपको क्लास में कुछ नया कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपको एक सूचना मैंने पहले भी दे दी, एक बार और बता रहा हूँ कि MP की क्लास आपको कंटिन्यू रेगुलर मिलेंगी। MP करंट की क्लास भी कंटिन्यू रेगुलर मिलेंगी। और करंट का जो टाइमिंग रहेगी वो मॉर्निंग 7 AM रहेगा
और एमपी की जीके की जो क्लासेस रहेंगी वो इवनिंग में 6 बजे मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर इसी टाइम। जब तक के लिए जय हिंद।